स्वागत है आपका एक बार फिर से संख्या एवं संख्या पद्धति। आज हम लोग देखने हैं गणित वाले भाग से नंबर्स एंड नंबर सिस्टम। तो संख्या एवं संख्या पद्धति क्या होती है इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। संख्याओं को लिखने व पढ़ने की प्रणालियाँ कितनी होती हैं? 3 होती हैं मूलतः। कितनी? पहला तो है भारतीय गणना प्रणाली जो हम लोग उपयोग करते हैं। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, है ना, जिसका भी उपयोग करते हैं। और रोमन प्रणाली, इसका बहुत ही कम प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें इन तीनों प्रणालियों के बारे में जानना है। पहले हम लोग देखते हैं भारतीय गणना प्रणाली, या कि जिसको बोलते हैं दार्शनिक प्रणाली। ये होता क्या है ना। तो भारतीय गणना प्रणाली को कहा जाता है हिंदू अरबी गणना प्रणाली भी कहा जाता है ना। आप लोग जानते हैं कि शून्य की खोज कहाँ हुई थी? भारत में ही हुई थी। जो नंबर सिस्टम है ये भारत का ही देन है। तो भारत में क्या होता है, इसी प्रणाली का उपयोग होता है। जो हम लोग 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये संकेतों का उपयोग करते हैं ना। इनमें क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या को भी आसानी से लिखा जा सकता है। जैसे देखिए इसमें क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से बढ़ते जाता है। यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, देखिए यहाँ पे संख्या दिया है, यहाँ इतना बड़ा संख्या दिया है ना। इसको लिखते कैसे हैं पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे इधर से गिनते जाते हैं दाहिने से, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये क्या होगा, इसे क्या पढ़ेंगे, 43 करोड़ 25 लाख 23,716, है ना। यहाँ 43 करोड़ 25 लाख 23,716 इस तरीके से पढ़ा जाता है। ठीक, यही हमारा क्या है, भारतीय गणना प्रणाली कहलाता है या दार्शनिक प्रणाली कहलाता है। आगे देखते हैं हम लोग स्थानीय मान की अवधारणा को देखते हैं। स्थानीय मान क्या होता है, जैसे इस इतनी बड़ी संख्या लिखी है ना, तो इसमें जिस स्थान का हमें मान निकालना है ना, उसको उसके स्थान, जैसे इकाई में 6 है ना, दहाई में 1 है, सैकड़ा में 7 है, हज़ार में 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे स्थानीय मान की क्या अवधारणा होती है कि अगर हमें इकाई का मान ज्ञात करना है तो उसको 1 से गुणा करेंगे। ठीक, और कोई संख्या दहाई के स्थान में है तो उसको हम किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। और कोई अंक अगर सैकड़ा के स्थान पे है, ठीक, तो उसको हम किससे गुणा करेंगे, 100 से। अगर 1000 के अंक के स्थान पे है तो उसको उस अंक को क्या से गुणा करेंगे, 1000 से। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, स्थानीय मान निकल जाएगा। जैसे अगर हम 5 का स्थानीय मान देखें, है ना, 5 का स्थानीय मान, तो 5 कौन सी जगह में है, लाख से, तो 5 का गुणा करेंगे लाख से, तो ये हो जाएगा 5 का स्थानीय मान जो भी आएगा, क्या है, 5 गुणा 1 लाख, तो 5 लाख हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे उदाहरण एक स्पष्ट दिया हुआ है, इससे आपको और बेहतर समझ आएगा। देखिए संख्या दिया है, कितना दिया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, क्या है, 50,48,563 में 5 के स्थानीय मान मूल्यों का अंतर क्या है। तो इसमें देखिए 2 5 है, 1 5 यहाँ पे है, 1 5 यहाँ पे है। इकाई, दहाई, सैकड़ा पे 1 5 है, और 50 लाखवें स्थान पर 1 5 है, 10 लाखवें स्थान पर है। तो देखिए पहला 5 क्या है, सैकड़ा पे है, तो 5 गुणा 100, 500 हो जाएगा। दूसरा 5 यहाँ पे है, क्या है पे, 10 लाख के स्थान पे, तो 5 गुणा 1 लाख 10 लाख यानी 50 लाख हो जाएगा। अब हम अंतर ज्ञात करना है, क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो 50 लाख में 500 घटा देंगे तो हमारा कितना हो गया, 49 लाख क्या होता है, 99,500। यही हमारा क्या हो जाएगा, अंतर। तो इस तरह से स्थानीय मान होते हैं, है ना, उसको हमें क्या करना है, समझना है। अगला होता है हमारा जातीय मान। जातीय मान क्या होता है, किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान उस अंक का अपना मान होता है, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर है। देखिए कोई सी संख्या में जातीय मान हुआ होता है, जैसे यहाँ पे 5 है तो इसका जातीय मान 5 ही होगा। ये कहीं पे हो, इकाई में हो, दहाई में हो, सैकड़ा में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना भी है, जिस अंक में जितना मान होता है उसका जातीय मान उतना ही होता है। देखिए इसमें लिखा है ना, 3,567 में प्रत्येक अंक का जातीय मान क्या होगा। तो देखिए 3 का 3 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा, 7 का 7 होगा। तो जो जातीय मान इसमें जैसे देखिए 3 का 3 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा, तो 7 का 7 होगा। ठीक, तो 7 का जातीय मान 7 होगा, 6 का जातीय मान 6 होगा, 5 का जातीय मान 5 होगा, 3 का जातीय मान 3 होगा।
यही हमारा जातीय मान होता है। अब देखते हैं यहाँ पे पूर्ववर्ती। हाँ, शब्दों के अर्थ को समझेंगे तो समझिए। पूर्व यानी क्या होता है? पहले। पूर्व यानी पहले। तो पहले यानी कि कोई भी अंक है उससे ठीक पहले, एक पहले जो भी संख्या आएगा उसको क्या बोलेंगे? पूर्ववर्ती। क्या बोलेंगे? पूर्ववर्ती। यानी कि किसी संख्या से एक घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह दी गई संख्या की पूर्ववर्ती होती है। जैसे हमें 9 की पूर्ववर्ती बोलेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 की पूर्ववर्ती बोलेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 की पूर्ववर्ती बोलेंगे तो 6 हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे देखिए दिया है 8 का पूर्ववर्ती, तो 8 में 1 घटा दिया तो कितना मिला? 7। ठीक। अगर 27 का पूर्ववर्ती निकालें तो 27 में 1 घटा देंगे तो 26 हो जाएगा। ठीक। यहाँ पे 10 का पूर्ववर्ती अगर निकालना चाहें तो 10 में 1 घटा देंगे तो 9 मिलेगा, तो 10 का पूर्ववर्ती हो जाएगा 9। यही होता है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती माने जो संख्या दिया है उससे ठीक पहले की संख्या। उत्तरवर्ती क्या होता है? उत्तर यानी क्या होता है? बाद का। ठीक। तो उत्तरवर्ती स्पष्ट समझ में आ जाएगा आपको कि किसी संख्या में 1 जोड़ देने से प्राप्त संख्या को दी गई संख्या का उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं, यानी कि उसके बाद आता है। जैसे हमें 12 का उत्तरवर्ती चाहिए तो 12 में 1 जोड़ देंगे तो 13 मिलेगा। ठीक। 13 का उत्तरवर्ती चाहिए तो 13 में 1 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 14। ठीक। कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे हम 100 लेते हैं, 100 का उत्तरवर्ती संख्या को ज्ञात करो बोलेगा तो 100 में 1 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा? 101। यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तरवर्ती। ठीक है। उत्तरवर्ती याद रखेंगे, पूर्ववर्ती पहले वाली, उत्तरवर्ती बाद वाली। ठीक। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। ठीक। ये क्या है? गणना प्रणाली विश्व में सर्वाधिक प्रचलित, मतलब हर जगह उपयोग होती है इसीलिए। ठीक। तो इसमें देखिए किसमें भी क्या होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, है ना, 100,000, मिलियन, 10 बिलियन, है ना, 100 मिलियन, मिलियन, ये बहुत प्रचलन में है ना, तो इसी को जानेंगे। ठीक। तो इसमें देखिए एक संख्या दिया है को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में लिखना और पढ़ना। कैसे लिखते हैं, पढ़ते हैं? देखिए तो हम लोग देखें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, फिर क्या हो जाएगा? 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 बिलियन। ठीक। तो 100 बिलियन की जगह में 4 है, 10 मिलियन 3 है, मिलियन में 2 है, 100,000 में 5 है, 10,000 में 2 है, हज़ार में 3 है, सैकड़ा में 7 है, दहाई में 1 है, इकाई में 6 है। तो इसे क्या पढ़ेंगे? 432 मिलियन। क्या पढ़ेंगे? 432 मिलियन। यहाँ से देखिए, है ना, 100 है, ये 10 है, तो यहाँ से इतना को पढ़ेंगे 432 मिलियन 523,000। कितना? 523,000, है ना, 716 पढ़ा जाएगा। तो 432 मिलियन 523,716 इसको पढ़ा जाता है। ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है, इसको याद रखना आपको, क्योंकि मिलियन, बिलियन, है ना, ये सब बहुत उपयोग में आता है। ठीक। अगला हम लोग देखते हैं रोमन प्रणाली। ठीक। रोमन प्रणाली का उपयोग कम ही होता है, लेकिन इसको भी हमें जानना है ना, जो जरूरी है। इस पद्धति में रोमन अंक संकेतों द्वारा दर्शाए गए हैं। देखिए संकेतों द्वारा दर्शाए जाते हैं। 1 को एक आई की तरह लिखा जाएगा, 2 को 2 डबल आई की जगह, 3 को ट्रिपल आई की तरह, 4 को आई वी, 5 को भी, 6 को भी आई, 7 को वी डबल आई, 8 को वी ट्रिपल आई, फिर जो 9 आएगा उसका आई और एक्स, और 10 को क्या हो जाएगा? एक्स लिखा जाएगा। ठीक है। इस तरह से 10 तो एक्स हो गया, अब 11 को बढ़ाते जाएंगे, एक्स फिर आई, एक्स फिर डबल आई, एक्स ट्रिपल आई। ठीक। और एक्स है तो 10 हो गया। और 4 के लिए क्या है? 4 में देखिए ये है आई भी है, तो यहाँ पे आई भी जोड़ दिया। 5 के लिए वी है तो 10 में 5 जोड़ दिया तो एक्स वी हो जाएगा। 6 के लिए वी डबल आई तो एक्स वी डबल आई वी आई। 17 के लिए एक्स वी डबल आई। इस तरीके से 20 को क्या पढ़ेंगे? डबल एक्स रहेगा, डबल एक्स। ठीक। इसी तरह 30 को 3 ठो एक्स, 40 को क्या है? एक्स एल, है ना, 50 को एल, 100 को सी, 500 को डी, 1000 को एम। ठीक है। तो देखिए एक्सएल एल ये साइज क्या होता है? देखिए आप लोग शर्ट वर्ट पैंट वैंट लेते हैं तो उसमें देखते हैं ना एम साइज एल साइज रहता है, वैसे ही एक्सएल साइज वगैरह भी लिखा रहता है, तो ये इसी पद्धति में लिखा रहता है। ठीक। देखिए यहाँ पे उदाहरण भी एक ठो दे रखा है। 90 का रोमन प्रणाली में मान क्या है? तो 90 क्या होता है? 100 ऋण 10। जी 10 को हम लोग जानते हैं एक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक्स।
और 100 को क्या लिखे हैं c, तो c में x घटाएंगे, है ना, c में x, तो क्या हो जाएगा 100 c x 10, ये क्या हो जाएगा xc, है ना। पहले लिखे तो घट जाएगा, अगर बाद में लिखते तो उसमें जुड़ जाता है ना। जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ 19 में देखिए, है ना, x के बाद आई x लिखा है तो x के बाद जुड़ रहा है, लेकिन वही संख्या अगर पहले आता तो ये घटता। ठीक, यहाँ पे x 10 है और c 100, यानी कि 100 में से 10 कम हो रहा है, तो हमारा क्या मिलेगा 90। ठीक, इसको याद रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, संख्याएं क्या है, संख्याएं क्या होती हैं उसको हमें समझना है। अभी हम लोग क्या प्रणाली देख रहे हैं, अंक प्रणाली देख रहे थे। ठीक है, अंकीय प्रणाली देख रहे थे, क्या क्या होता है, भारतीय अंकीय प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय अंकीय प्रणाली और रोमन अंकीय प्रणाली। अब देखेंगे संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। ठीक, तो देखिए संख्याएं गणित के मूल आधार हैं। गणित की सारी प्रक्रियाएं, संक्रियाएं क्या होती हैं, अंकों के आधार पर होती हैं, संख्याओं के आधार पर होती हैं, है ना। तो देखिए 10 अंक लिखते हैं हम लोग, क्या क्या 10 अंक लिखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी से मिलके पूरी गिनती बनती है ना। गिनती जो भी जितना भी संख्या, जितना से बड़ा जितना छोटा छोटा, इन्हीं 10 अंकों से मिलके बनती है। तो इन संख्याओं को अलग अलग हम लोग क्या कहना चाहिए, विभाजित किया मानना चाहिए। जैसे प्राकृतिक संख्याएं, कुछ अंक को हम लोग प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। किन किन को प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, है ना। संख्याएं 1 2 3 आदि जो वस्तुओं को गिनने के काम आती हैं, धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या, आप लोग कोई भी चीज़ गिनते हो तो कहाँ से शुरू करते हैं, 1 से। 1 2 3 4 5 6 7, है ना, नेचुरली आपका 1 से ही शुरू होता है। तो ये होती है हमारी प्राकृतिक संख्याएं, 1 से लेकर कितने तक, जितना भी आप गिन सकते हैं, गिनते हैं। ठीक, तो वो कहलाती हैं प्राकृतिक संख्याएं। शून्य धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या नहीं है, जबकि शून्य, जैसे शून्य शुरू में आता है ना शून्य, तो शून्य क्या है, धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक, दूसरा देखते हैं पूर्ण संख्याएं। पहला प्राकृतिक संख्या याद रखेंगे, 1 से शुरू होकर जितना भी आप जानते हैं। पूर्ण संख्या शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या। अब देखिए पूर्ण संख्या में क्या आता है, शून्य भी आ जाता है, शून्य आ जाता है, कितना आ जाता है, शून्य। इस प्रकार 0 1 2 3 4 आदि सभी पूर्ण संख्याएं हैं। अब देखिए पूर्ण संख्या में शून्य भी जुड़ गया। प्राकृतिक संख्या में क्या था, शून्य नहीं था, बल्कि 1 से शुरू हो रहा था, और पूर्ण संख्या में शून्य भी आ गया। ठीक, पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं याद रखेंगे। पूर्ण संख्याएं शून्य के साथ 1 2 3 4 5 6 7 बढ़ते जाएंगे, जबकि प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 यह 1 से शुरू होगा। ठीक, अब देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य क्या होती हैं, भाज्य यानी जो क्या होती हैं, बंटती हैं। ठीक, बंटती हैं किससे, 1 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं से तथा 1 के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से विभाजित हो सकती हैं, ये भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब 1 को छोड़ के, है ना, 1 से बड़ी हो और कम से कम एक और संख्या से, स्वयं से तो हो ही, खुद से तो हो ही जाता है भाग, उसके अलावा एक और संख्या, किसी और संख्या से भाग हो, है ना, तो उस संख्या को क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, भाज्य। ठीक है, याद रखेंगे भाज्य संख्या। जैसे 4 6 9 15, तो 4 देखिए 4 क्या भाग जाता है, 1 से जाता है और 2 से जाता है और खुद 4 से भी जाता है, तो हो गया ना, 1 से जाता है और खुद से जाता है, उसके अलावा एक और संख्या से जाता है, 2 से, एक अंक है ना, 2 से जाता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। 6 भी वैसे है, 1 से जाता है, 2 से जाता है, 3 से जाता है और खुद 6 से भी जाता है, ये भी क्या हो जाएगी, भाज्य। ऐसी संख्याएं जो क्या होती है, 1 के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से विभाजित हो सकती हैं। ठीक, उसी को बोलते हैं भाज्य संख्याएं। अब हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्याएं। क्या देखते हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य का आपको समझ में आ गया, तो अभाज्य देखिए, संख्या 1 के अतिरिक्त वे धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याएं जो 1 तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती। देखिए इसमें और संख्या से विभाजित होती है, लेकिन अभाज्य संख्या 1 से और खुद से, उसके अलावा और किसी से नहीं, और किसी से विभाजित नहीं होती, वो क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं। ठीक, देखिए यहाँ पे देखिए 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, तो ये क्या है, 2 3, ये क्या है, खुद से जाती हैं और 1 से जाती हैं भाग, खुद से जाती हैं भाग और 1 से जाती हैं, तो ये अभाज्य कहलाएंगी। 5 भी है, 7 भी है, 11 भी है, 13 भी है, 17,
है ना। ये क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं। क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या। ध्यान रखेंगे, खुद से और एक से, खुद से और एक से, इसके अलावा और किसी से भाग नहीं जाती, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जबकि भाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं, जो एक से, खुद से और एक और किसी संख्या से भाग जाएं तो वो भाज्य कहलाती हैं। अभाज्य भाज्य याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं सम संख्या और विषम संख्या। तो सम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभक्त हो जाएं, सम संख्या का। यानी दो के पहाड़ा, आप जानते हैं, दो के पहाड़ा में जितना आप बढ़ते जाएंगे, दो के पहाड़ा में जो आ जाएगा वो सम संख्या हो जाएगा, है ना। दो हम 20 तक ही नहीं, 20 से भी आगे, 20 में और 2 जोड़ेंगे 22 आएगा, 22 में 2 जोड़ेंगे 24 आएगा, 24 में 2 जोड़ेंगे 26। इस तरह से 2 जोड़ते जाएंगे तो जितना भी संख्याएं आते जाएंगी सब सम संख्याएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, सम संख्याएं। याद रखेंगे, सम संख्याएं। उसके बाद है विषम संख्या। जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभक्त ना हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए, हर में 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, बीच में एक संख्या बच जा रहा है 3, 4 के बाद 5, 6 के बाद 7, 8 के बाद 9। ये क्या कहलाएंगी, विषम संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। यानी कि जो सम संख्या नहीं है वो क्या कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएगी। जो 2 से भाग नहीं जाता वो विषम संख्याएं कहलाएंगी। तो सम संख्याएं 2 से भाग जाने वाली और विषम संख्याएं 2 से भाग नहीं जाने वाली, इतना याद रखेंगे, है ना। कोई भी संख्या बड़ी से बड़ी हो, छोटी से छोटी हो, 2 से भाग जाती हो तो सम संख्या, 2 से भाग नहीं जाती है तो विषम संख्या कहलाएगी। याद रखेंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए, संख्याओं के योगफल से संबंधित एक सूत्र है, इसको आपको याद रखना है अच्छे से, क्योंकि इससे संबंधित हम लोग बहुत सारे सवाल हल करेंगे, तो इनको याद रखेंगे आप लोग, ठीक। तो देखिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। n प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्या है। इनका योगफल निकालना है, ठीक। तो क्या कहला कि अंतिम संख्या गुणा अंतिम संख्या धन 1/2, कोई भी अंतिम संख्या है ना। कई ठो संख्या दिया है हमारा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, है ना, कोई भी। तो उस अंतिम संख्या गुणा उस अंतिम संख्या में 1 जोड़ेंगे और बटे 2 से भाग करेंगे, वही हमारा क्या निकल जाएगा, उस बाकी संख्याओं का योगफल, कुल योग निकल जाएगा। n × n+1/2, n × n+1/2। जैसे 1 से 20 तक प्राकृतिक संख्याओं में n कितना हो जाएगा, 20 है। 1 से 20 तक ले लें तो 20 हो जाएगा n। तो इन सभी संख्याओं का योग होगा 20 × 20 धन 1/2। तो ये इसको अगर हल करेंगे तो 210 आएगा। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। 20 × 20 धन 1 कितना हो जाएगा, 21 बटा कितना है, 2, ठीक। तो 20 और 21 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, या इसको ऐसे कर देते हैं, 2 कम 2, 2 दम 10 कर देते, हाँ 2 दम 20 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 210। गुणा करके देखेंगे 210 आ जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम संख्याओं का योगफल इस सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं, ठीक। अगला देखते हैं, दूसरा सूत्र है प्रथम n संख्याओं सम संख्याओं का, ठीक। क्या है, ये सम संख्या। यहाँ पर हम देख रहे थे प्राकृतिक संख्याओं, यहाँ हम देख रहे हैं सम संख्या। ध्यान रखेंगे ना, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, जो भी हम लोग पढ़े उसी संख्या का हल, योगफल याद करना, ऐसा सवाल है। तो इस सूत्र का उपयोग हमें उसमें करना है। तो देखिए, अंतिम संख्या क्या है, n। अंतिम संख्या क्या बोलते हैं, n। जो जितना भी संख्या दिया रहेगा n, 1, 2, 3, 4, n का मान 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो अंतिम संख्या गुणा अंतिम संख्या धन 1, अंतिम संख्या और अंतिम संख्या धन 1 क्या हो जाएगा, n × n+1, ठीक। जैसे 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो n का मान कितना होगा, 25। 1 से 50 तक कितनी सम संख्याएँ आती है, 25 आती है ना। तो n का मान क्या हो जाएगा, 25 होगा, क्योंकि पहली सम संख्या 2, दूसरी 4, तीसरी 6, इस तरह से क्या होगा, 25 होगा। तो तब 25वीं और 50वीं होगी, तब अभीष्ट मान क्या हो जाएगा, 25 × 26, ठीक। क्योंकि 25 × 25 धन 1 करेंगे तो 25 धन 1 तो होता है 26, तो 25 × 26/2। तो इसको हल करेंगे तो मिलेगा 325, है ना। 2 1 कम 2, 13 दूनी 26, 13 × 25 325 हो जाएगा, ठीक। ये हो गया हमारा सम संख्याओं के लिए। अब देखते हैं क्या, विषम संख्याओं के लिए, है ना। पहला देखिए हम प्राकृतिक संख्या, दूसरा सम संख्या, तीसरा देखते हैं विषम संख्या के लिए। तो विषम संख्या के लिए क्या फार्मूला होगा, क्या सूत्र होगा, उसको देखिए। n², n का वर्ग, ठीक। n मतलब जो लास्ट में जो संख्या दिया है, ठीक है। जैसे कोई सी विषम संख्या दिया है 1, 3, 5, 7 जो भी है, तो आखिर में जो है ना,
उसका वर्ग कर देंगे तो हमारा विषम संख्याओं का योगफल निकल जाएगा। जैसे प्रथम 20 विषम संख्याओं के योगफल के लिए n/20/2 है ना। बता पहला 20 विषम संख्या कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा है ना। पहले 1 से लेकर 20 तक में 10 तो विषम संख्या निकलेगा, उसके लिए योगफल निकालेंगे तो 1 से 20 तक की संख्या में 10 विषम संख्या है तथा 10 सम संख्या है, तो हम तो केवल विषम संख्या का योग ज्ञात करना है। तो विषम संख्या कितना हो जाएंगे 10, तो योगफल कितना हो जाएगा 10 का वर्ग, यानी 10 का वर्ग का मतलब क्या होता है 10 गुणा 10, तो 10 दाम कितना हो जाएगा 100। ठीक, इस तरह से हमें क्या मिल गया, विषम संख्याओं का योगफल। देखिए याद रखने वाली यहाँ पे कुछ बातें हैं, इनको आपको याद रखनी है। जितने अंकों की बड़ी संख्या लिखनी होती है उतनी ही बार संख्या में 9 लिखते हैं। देखिए जितनी बड़ी संख्या लिखनी होती है, जैसे 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या बोलेगा तो उसमें 9 9 9 3 बार आएगी, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। यदि यहाँ लिखा है ना 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। और जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी होती है, एक के दाईं ओर उतने ही एक कम शून्य लिखते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे बोला 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 लिख के 4 शून्य लगा देंगे, तो सबसे छोटी संख्या 5 अंक की मिल गई। अगर हमें देखिए बड़ी संख्या लिखनी है, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, तो 9 को कितने बार लिखेंगे 4 बार। ये हो गया हमारा 9999, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। अगर हमें बोला जाए 4 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखो, तो 1 लिखेंगे, फिर 4 से 1 कम यानी कि 3 शून्य लगा देंगे, तो हमारा मिल जाएगा 1000। ये क्या है 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या में 999 होता है, अब सबसे छोटी संख्या में 1 और 0। कितना अंक होना चाहिए, जितना अंक का बोला है उतना कुल मिला के 1 के साथ, ठीक 1 रहेगा और उससे बाकी 0 रहेंगे। यही हमारा बड़ी संख्या और छोटी संख्या लिखने में ध्यान देने वाली बातें हैं। तो आई होप आपको संख्या प्रणाली अच्छे से याद हो गया होगा। एक बार देखते हैं क्या क्या हम लोग इस देखें, क्या देखें, संख्याओं को लिखने और पढ़ने की 3 प्रणाली देखें। क्या क्या देखें, भारतीय गणना प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, रोमन प्रणाली। और पहले तो हम लोग देखें भारतीय गणना प्रणाली, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से बढ़ते हैं। ठीक, उसी में क्या आता है स्थानीय मान और क्या आता है जातीय मान। क्या क्या आता है, स्थानीय मान और जातीय मान आ जाता है हमारा। स्थानीय मान में जो भी स्थान पे होते हैं वो संख्या, जो अंक जो स्थान पे होता है उसी के बराबर हो जाता है। इकाई पे है तो 1, दहाई पे है तो 10 गुना, सैकड़ा पे तो 100 गुना, हजार में है तो 1000 गुना हो जाता है। जबकि जातीय मान में क्या होता है, जातीय मान में जिस जगह पे है, कहीं पे भी इकाई में हो, दहाई में, सैकड़ा हो, उसका जितना मान है उतना ही होगा। 5 है तो 5 होगा, 4 है तो 4 होगा, 3 है तो 3 होगा, 4 है तो 4 होगा, जितना है उतना ही होगा। पूर्ववर्ती हम लोग देखें, पूर्ववर्ती क्या होता है, एक पहले की है ना, जो अंक लिया रहेगा उसकी एक पहले वाली अंक को बोलते हैं पूर्ववर्ती संख्या। जो अंक संख्या दिया है उसे एक पहले वाली संख्या को बोलते हैं पूर्ववर्ती संख्या। उत्तरवर्ती क्या होता है, उत्तरवर्ती होता है जो संख्या दिया है उसके एक बाद वाली, इसको परवर्ती भी बोलते हैं, याद रखेंगे। उत्तरवर्ती या फिर क्या बोलते हैं परवर्ती, ठीक, परवर्ती भी बोलते हैं। यहाँ पे अगर परवर्ती दिया हो तो आप लोग को यही समझना है, उत्तरवर्ती यानी कि एक जोड़ना है। पूर्ववर्ती में 1 घटाना है, परवर्ती में 1 जोड़ना है। पूर्ववर्ती 1 घटाना है, परवर्ती 1 जोड़ना है। उसके बाद हम लोग देख रहे थे अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, इसमें देखे थे क्या देखे थे, सैकड़ा, हजार, 10,000 के बाद 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इस तरह से देखे थे, ठीक। जबकि रोमन प्रणाली में आप लोग देखे हैं 1 के लिए आई, 2 के लिए 2 आई, 3 के लिए 3 आई, 4 के लिए आई भी, इस तरीके से हम लोग देखे थे। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। अब संख्याएं देखे थे, क्या क्या संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर शुरू होती हैं। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है, 0 से 1 2 3 4। फिर भाज्य संख्याएं देखे थे, भाज्य जो 2 से भाग जाती हैं और खुद से जाती हैं, 2 से बोल रहा हूँ सॉरी, खुद से भाग जाती हैं, 1 से भाग जाती हैं और एक और किसी संख्या से भाग जाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जबकि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो खुद से भाग जाएं और 1 से भाग जाएं, उसके अलावा किसी से भाग ना जाएं, तो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। हाँ, उसके बाद देखिए तो सम संख्याएं, सम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से पूर्ण तरह भाग जाएं, पूरी तरह से भाग जाएं, वह सम संख्याएं। जबकि 2 से भाग नहीं जाने वाली संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। इसमें देखिए
2 4 6 8 10 12 इस तरह से सम संख्याएँ हो जाएंगी, और 1 3 5 7 9 11 13 ये सब क्या कहलाएंगे, विषम संख्याएँ। और उसको हम लोग योगफल निकालने के लिए कुछ सूत्र देखे थे। क्या सूत्र देखे थे? प्राकृतिक संख्याओं को निकालने के लिए अंतिम संख्या गुणा अंतिम संख्या धन 1/2, यानी कि n × n+1/2। ठीक, इस तरह से निकालने का फार्मूला, इसको आपको याद रखना है। फिर का सम संख्याओं के योग निकालने के लिए सूत्र देखे थे n × n+1, यानी कि अंतिम संख्या गुणा अंतिम संख्या धन 1। ठीक, इस तरह से प्राकृतिक सम संख्याओं का जो योगफल है वो निकल जाएगा। ठीक, फिर देखे थे हम लोग विषम संख्याओं का योगफल। तो विषम संख्या के योगफल के लिए क्या होता है, n का स्क्वायर, यानी अंतिम संख्या का वर्ग। जो भी विषम संख्या दिया रहेगा उसमें अंतिम संख्या का वर्ग को निकाल देना है। ठीक, तो हमारा निकल जाएगा विषम संख्याओं का योगफल। इसमें हम लोग इतना ही। आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं, इतना जब जो भी चीज़ पढ़ें उसके संबंधित उदाहरण देखेंगे और उसका विस्तार से हल भी देखेंगे। ठीक, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।